Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we are back with more lectures on dynamics. अच्छा, दिस इज़ अ पास्ट पेपर क्वेश्चन. हम अभी मोमेंटम, उसकी कंजर्वेशन और इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ के आए हैं, तो अब उसके कुछ और पास्ट पेपर्स करते हैं. This was a question asked in May-June 2015. It says two balls X and Y are supported by long string as shown in figure 3.1. So you can see these two balls X and Y, and they both are pulled back and pushed towards each other. तो इनको खींच के छोड़ दिया गया. तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ, आप देख सकते हैं, एक 4.5 और एक 2.8 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ. The strings are vertical, the ball rebounds in opposite direction. और फिर ये टकरा के अलग हो जाते हैं. तो कुछ डाटा आपको गिवन है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है ये, इसमें तो सब कुछ ही गिवन है आपको. इवन साइंस भी सारी मार्ट है आपके सामने. X का मास गिवन है 50 ग्राम्स. अच्छा, Y का मास आपको गिवन नहीं है, उसको उन्होंने वेरिएबल M से अज्यूम किया है. अच्छा, आपका X मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट बिफोर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी है 4.5 और Y की वेलोसिटी है -2.8. ठीक है, इसका मतलब ये इस बात की इंडिकेशन है कि उन्होंने टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव लिया और टुवर्ड्स द लेफ्ट को नेगेटिव लिया. फेयर इनफ, मेक सेंस. तो इसको मैं M1 का नाम देता हूँ, उसको मैं M2 का नाम दे देता हूँ. बिफोर कोलिजन एक्स की वेलोसिटी है u1, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी को u2 का नाम दे देते हैं. टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव है, टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव है. अच्छा, सॉरी, बिफोर कोलिजन m2 की वेलोसिटी u2 है और m1 की वेलोसिटी u1 है. आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1 हो गई -1.8. दैट इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन. नेगेटिव का मतलब ये कि m1 कोलाइड करके वापस जाएगा. ठीक है, बिकॉज टुवर्ड्स द लेफ्ट इज नेगेटिव. अच्छा, आफ्टर कोलिजन y की वेलोसिटी दे दी है, मैं इसको v2 का नाम देता हूँ, दैट्स 1.4. कहता है यूज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टू डिटरमिन द मास m. तो मेरे ख्याल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, यहाँ तक बता दिया उसने. तो इस सवाल में कुछ भी नहीं बचा. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2. All I have to do is to just put the values and get the answer. M1 is 50, U1 is 4.5, M2 is M, U2 is -2.8. I am just copying down all the values from the data. M1 is again 50. अच्छा, सब ग्राम से पुट कर रहा हूँ ना, तो फाइनल आंसर भी ग्राम में ही आएगा. ठीक है. V1 is -1.8 plus M2 is M, V2 is plus 1.4. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ पर जाकर मेरे पास फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी एज 75 ग्राम्स. ठीक है, तो इस तरह हमने m की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर. तो कुछ नहीं किया, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगाई है और सारी वैल्यूज़ को वन बाय वन पुट किया एंड वी हैव फाउंड द आंसर. अच्छा, इसके कुछ अगले पार्ट्स भी हम कहते हैं. स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक. अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है या नहीं है, दो तरीके हैं. एक तो ये कि आप टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालें और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकालें. अगर आपका आंसर सेम आ जाता है तो कोलिजन इलास्टिक है, नहीं आता तो इनइलास्टिक है. एक और तरीका है, वो ये कि आप स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन निकाल लें. बट क्योंकि अभी तक मैंने आपसे वो डिस्कस नहीं किया, तो वो वाले फैक्टर से मैं, या उस तरीके से मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ये आपके सामने वो पूरा डाटा है जो आपने निकाला है मास 75 ग्राम से. ये u1 था, ये u2 था, ये v1 था, ये v2 था. तो आप एक काम करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो बिफोर कोलिजन. तो जो दोनों मासेस की इनिशियल स्पीड्स है ना, उनको यूज़ करेंगे हम. तो पहला वाला मास इज हाफ. तो m1 का मास है 50 ग्राम्स, इसको मैं 0.05 ले लेता हूँ और उसकी स्पीड थी 4.5 बिफोर कोलिजन. तो ये हो गया हाफ mv². 50 ग्राम्स को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि अब की बार मुझे एनर्जी जूल्स में निकालनी है ना, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूँ. प्लस अगेन हाफ mv². जो हमारा दूसरा मास है m2, वो 75 ग्राम्स का है, तो ये हो जाएगा 0.075 किलोग्राम्स अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो. और वेलोसिटी इसकी है या स्पीड इसकी है 2.8². ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी निकालते हुए नेगेटिव साइन मैटर नहीं करता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² में v का मतलब स्पीड है. तो आप देख सकते हैं कि भले ये नेगेटिव है, मैंने इसको पॉजिटिव ही लिखा है क्योंकि स्पीड बहरहाल नेगेटिव नहीं होती. काइनेमैटिक्स में हमने उसको तमीज़ से समझ लिया. तो ये आंसर आ जाएगा 0.80 जूल्स. अच्छा, अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकालूं तो हाफ m1 इज अगेन 50, 0.05 जो कि किलोग्राम में आ जाएगा.
आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई है 1.8, ठीक है ना। आप देख सकते हैं -1.8 है, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव में काउंट किया है क्योंकि स्पीड का स्क्वायर निकालना है। फिर हाफ mv² एज इट इज़ 0.075, और आफ्टर कोलिजन m2 की जो स्पीड है वो 1.4 का स्क्वायर है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम नहीं आ रहे, बल्कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है। तो यकीनन ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, बल्कि ये कोलिजन इन इलास्टिक है। तो द कोलिजन इज नॉट इलास्टिक एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, एनर्जी यकीनन किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, हीट में, साउंड में, किसी भी दूसरे फॉर्म में, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं है। फिर कहते हैं यूज न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ टू एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बॉल इज द सेम। जब मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का जो सबसे पहला लेक्चर अपलोड किया था, उसमें मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि देखिए सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम कंबाइन करेंगे ना, तो उसका कंक्लूजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। देखिए जब भी एक मास दूसरे मास के साथ इंटरैक्ट करेगा, जब भी एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाएगा, जवाब में दूसरा मास पहले मास पर उतनी ही फोर्स लगाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब जब भी दो मास इंटरैक्ट करते हैं, दोनों दूसरे पर फोर्स सेम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, और फोर्स का टाइम भी सेम होता है। अगर ए ने बी पर 10 सेकंड के लिए फोर्स लगाई है, तो बी भी ए पर उसी 10 सेकंड के लिए लगाएगा। कोई टाइम डिले नहीं है, कोई टाइम का लैग नहीं है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें यह पता लगा कि जब भी दो मासेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं और सेम टाइम के लिए लगाते हैं। अच्छा, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है कि भाई जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डिपेंड ही करता है दो बातों पर, कितनी फोर्स लगी और कितने टाइम पर लगी। अब जब दो मासेस एक दूसरे पर सेम फोर्स लगा रहे हैं और सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगा रहे हैं, तो दोनों मासेस का चेंज इन मोमेंटम सेम होगा ना, हर हाल में सेम होगा। बस सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक का मोमेंटम का चेंज पॉजिटिव आएगा तो एक का नेगेटिव आएगा, यानी एक का मोमेंटम बढ़ेगा तो दूसरे का मोमेंटम कम हो जाएगा, जिससे टोटल मोमेंटम